नमस्कार, जोहार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखरा। और कई दिनों बाद मुझे फुर्सत मिली तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बातचीत हो जाए वापस से आप लोगों से। मैं जानता हूं आप लोगों की शिकायतें रही है, पर आज जो क्लास लेकर आया हूं वो टीआरएल वालों के लिए लाभकारी तो होगा ही होगा, साथ में जितने भी लोग जेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी लोगों के लिए समान रूप से लाभकारी लाभकारी। तो आप गेस कीजिए कि वो क्या है? तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ आप लोगों से, दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे आप, तभी मैं लाइव क्लासेज के माध्यम से जुड़ पाऊँगा आप लोगों से। मैं चाहता तो था कि इसे लाइव कर दूँ मैं, पर चूँकि सब्सक्राइबर कम है इसकी वजह से मैं आप लोगों से लाइव नहीं जुड़ पा रहा। तो सब्सक्राइब कर लें, मैं आपकी मदद कर लूँ, आप मेरी मदद कर लो। बेसिकली मेरी मदद क्या ही मतलब सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं लाइव क्लासेस से जुड़ पाऊँगा। आई होप कि आप लोगों ने अब तक गेस कर लिया होगा, गेस किया क्या? तो वो है, क्या है बताओ? ये है पेपर 1 दोस्तों। आज से पेपर 1 पर बातचीत करें और अभी मैं कुछ दिनों तक फुर्सत में हूँ, तो हम मुझे लग रहा है कि हम लोग लगातार जुड़ जाएँगे। पेपर 1 परेशान करने वाला पेपर है और 50 क्वेश्चन आते हैं, नेट का ही सिलेबस फ़ॉलो कर रहा है, तो आप समझ के चलिए सेम सेम पैटर्न फ़ॉलो करेगा। 50 क्वेश्चन आएँगे, 50 क्वेश्चन पेपर 1 से आएँगे, उसमें से अगर आप 20-22 ही सॉल्व कर पाएँगे तो आपके लिए समस्या होगी। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसी रेंज में 15 से 20 के रेंज में रहते हैं। इससे आगे जाने के लिए चूँकि ये जो 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपका जो विवेक है या तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएँगे या तो तुक्का मारेंगे तो ये 15-20 सॉल्व हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं। मतलब चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मार्क्स मिल ही जाता है। पर हाँ, इस 15-20 से 15 को 30 में परिवर्तित करने की ज़रूरत होती है कि हम लोग पेपर 1 पढ़ें। तो हम लोग चलिए पेपर 1 की पढ़ाई शुरू करते हैं और पेपर 1 जो हम लोग पढ़ना शुरू पढ़ेंगे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड ध्यान करने वाला टॉपिक है और भी कोशिश करें तो क्वेश्चन है, कहीं-कहीं टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी आ जाता है, टी हाइमन का ट्राइड से आ जाता है और इफेक्टिव टीचिंग वगैरह से आ जाता है। तो ऐसे सारे कई सारे क्वेश्चन इससे इसमें थोड़ी बहुत मतलब हमें लगता है कि आंशिक रूप से यही सही होगा, लेकिन वो अंततः वो गलत हो जाता है। तो वो कौन जगह हैं जहाँ से हमें ये पता चलेगी कि आंसर जो है तो उसे देखेंगे। बहरहाल मैं आपको इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें कुछ बातें बता देता हूँ। वो ये है कि दोस्तों हम लोग पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड है वो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर करेंगे। ठीक है? हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी बात समझाऊँगा हिंदी में ही और इंग्लिश में कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं अ, उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि जब नेट में ऐसा देखा गया है कि जो इंग्लिश के जो टर्म हैं, वो इंग्लिश में हमेशा से वैसे ही आए हैं, लेकिन जब हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि हिंदी जहाँ-जहाँ मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, उसे इंग्लिश में ही ठीक है? और बाकी जगहों पे जहाँ पर अंग्रेजी याद कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ मैं बता दूँगा कि यहाँ ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करते हैं। वैसे मैं चाहता तो था कि कम्युनिकेशन या फिर आईसीटी वगैरह से शुरू करना, पर चलिए अगर लगातार ये बना रहा साथ, आगे भी बढ़ते रहें और मैं भी इधर फुर्सत रहा, तो फिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड तो ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं शुरू से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पर आपको एक मैम दिख रही हैं और वो क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं। गायब हो गया ज़रा-सा कर लूँ। हाँ, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर की एक आपको कौन किस भूमिका में है, आपको साफ-साफ पता चल जा रहा होगा कि ये जो मैम हैं, ये
शिक्षक हैं और ये बच्ची जो है वो छात्र। ठीक है? यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ देखने को मिलेगा कि उम्र जो है इनकी वो बड़ी है शिक्षक और उम्र जो है ये पढ़ा रही हैं, ये पढ़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बोर्ड पे लिखा गया है, उसके बारे में इनको पहले पता है। इनका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास शिक्षक के पास इस बच्ची से ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है? बोलिएगा कि ये कौन-सी बात कह रहे हैं आप? नई बात तो नहीं कह रहे हैं। सबको पता है। हाँ, सबको पता है लेकिन ये यही का बाकी ये बेसिक्स है। इस बेसिक्स को हम लोग भूल जाते हैं, इसकी वजह से कहीं-कहीं पर गलतियाँ होती हैं। तो जब टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण कौशल बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षण ही अपने आप में क्या है? शिक्षण है क्या? है ना? देखते हैं, सवाल है यहाँ पे शिक्षण। शिक्षण क्या है? क्यों है ये? है ना? किसके द्वारा या किसके लिए? हमेशा बचपन में हमेशा हम लोगों के मन में सवाल तो आता ही रहा होगा, कि आखिर पढ़ाई है ही क्यों? किसने पढ़ाई बनाई? ये सब हम लोग बच्चे होने के नाते ये सब पढ़ाई क्यों है? क्यों पढ़ना है? किसने बनाई पढ़ाई? तो ये तमाम सवालों का जितना भी जवाब जो भी आस-पास जवाब हम लोग ढूँढ सकते हैं, वो ढूँढने शिक्षण जो है, वो ये समझिए सबसे पहले शिक्षण जो है वो एक प्रोफ़ेशन पेशा है ना? जॉब है, ठीक? ये जॉब है, इस जॉब का उद्देश्य क्या है? इस जॉब का उद्देश्य है ज्ञान का प्रसार, ठीक है? ज्ञान के प्रसार से होगा क्या? कि किसी की बौद्धिक क्षमता का में ज्ञान बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता का विकास हो, उसमें कौशल का विकास हो, उसमें भावनात्मक विकास हो, है ना? मतलब जब किसी को पढ़ाया जाए तो हम उसके इन पक्षों में विकास की उम्मीद कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता में विकास की उम्मीद, कौशल क्षमता में और भावना। अगर साथ में ये भी देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 10 तक और ये बच्चा जो क्लास 1 में जब एडमिशन लिया था, उसकी बुद्धि उतनी ही है अभी भी क्लास 10 में भी, तो क्या कहेंगे हम कि शिक्षण हुआ या नहीं हुआ? निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि नहीं हुआ। तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं शिक्षण? शिक्षण से हम उसमें परिवर्तन उम्मीद कर रहे हैं। एक सकारात्मक परिवर्तन उम्मीद कर रहे हैं और ये परिवर्तन कब तक के लिए? टेम्परेरी कि अभी याद किए अच्छा चलो हम कुछ 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और अभी याद कर लिए चीज़ों को और फिर भूल गए 10 मिनट बाद। तो टेम्परेरी परिवर्तन, टेम्परेरी चेंज या परमानेंट चेंज? तो हम शिक्षण के माध्यम से लोगों में परमानेंट चेंज की बात करते हैं, परमानेंट चेंज की बात करते हैं, ठीक है? अब ये बताइए तो कि जब परमानेंट चेंज होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है क, ख जानता था, यहाँ से शुरू किया था, अब वो क से कबूतर भी लिखने लगा, अब वो पूरे लंबे-लंबे वाक्य भी बनाने लगा। क्या मतलब एक तो बौद्धिक क्षमता में विकास हुआ नई चीज़ों अब उस क, ख से वो बना पा रहा है, क से कबूतर या तो लिख पा रहा है, आवेदन लिख पा रहा है, इसका मतलब उसके कौशल क्षमता का भी और साथ में ही यदि वो उस ज्ञान को अपने सभी चीज़ों में या तो समाज के विकास के लिए इस्तेमाल मतलब विकास भावनात्मक विकास भी होगा। जब किसी भी व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता का विकास हो, कौशल क्षमता का विकास हो और भावनात्मक क्षमता हो, हम कहेंगे सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले वापस से बात कर दोस्तों, बात हौच-पौच अगर यदि हो गई तो फिर से हम लोग सेक्शन से शुरू
देखिए कि शिक्षण क्या, शिक्षण जो है एक महान पेशा है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार, ये सबको जानते हैं, हम भविष्य निर्माण के लिए पढ़ रहे हैं। और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि यदि लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखें, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है ना। अब मैं शिक्षक होने के नाते आप याद कीजिए कि शिक्षक आपको क्या करता है? शिक्षक निर्देश देता है, या तो मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शित करता है, या तो फिर आदेश देता है कि आपको ये करना, ठीक है? होता क्या है कि इस निर्देश, मार्गदर्शन और आदेश की प्रक्रिया में ज्ञान का प्रवाह होता है, जिसमें से शिक्षक शिक्षक जो कि एक अधिक परिपक्व आदमी, वो ज्यादा मैच्योर है, कि शिक्षक जो ज्यादा मैच्योर है उससे छात्र तक, छात्र जो ज्यादा शिक्षक के इतना मैच्योर है या उससे कम है? निश्चित तौर पर उससे कम है। यदि समकक्ष होता तो फिर उसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो जो शिक्षण है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति जो कि शिक्षक है, दूसरे छात्र है जो कि कम परिपक्व भी है, उसको शिक्षा प्रदान कर, ठीक है? शिक्षण को समझ गए आप लोग। और जब शिक्षण प्रदान करेगा तो कैसे करेगा? जब हम और आप, थोड़ा बहुत मैच्योर मान लो, मैं अपने आप को मान लेता हूं, ठीक है? तो जब शिक्षक छात्र को अपनी बात कह रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? संवाद स्थापित हो रहा है या नहीं? बातचीत हो रही है या नहीं? डायग्राम बन गया था, वापस से बड़ा बनाता हूं। शिक्षक और छात्र के बीच में बातचीत होगी। जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, तो ऐसे प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन मेरी बात जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बात या तो कम्युनिकेशन का जो संप्रेषण का जो पूरा साइकिल है, वो प्रत्यक्ष बातचीत से, आमने सामने से बातचीत करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यदि हम किसी को लेटर लिखते हैं और लेटर उस तक पहुंच जाता है और उसके बाद हमको फीडबैक मिल जाता है, तब भी वो संप्रेषण की क्रिया जो है, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। तो शिक्षक और मेरे जो कि शिक्षक, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो शिक्षक की भूमिका में मैं हूं, आप छात्र की भूमिका में हैं, मेरे और आपके बीच एक संवाद हो रहा है। हाँ, ठीक उसी समय पे संवाद नहीं हो रहा है। जिस समय मैं बोल रहा हूँ ठीक उसी समय पे आप नहीं सुन रहे। ये मैंने अभी वीडियो पहले रिकॉर्ड किया, आप बाद में सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, संवाद तो हो रहा है। संवाद का क्या मतलब हुआ कि मेरी बात सामने वाले तक पहुंचे। तो जो शिक्षण है वो शिक्षक और छात्र के बीच का संवाद है। और यदि आप ऐसे देखें जो कक्षा में शिक्षण हो तो कहा कैसे होता है? शिक्षक और छात्र के बीच में बातचीत होती है। अभी याद कीजिए, आप लोग स्कूल जाते थे जब, या कॉलेज जाते हो अभी, या फिर आप कहीं पढ़ाते हो, आप कई लोग आप में से निश्चित तौर पे शिक्षक की भूमिका में होंगे, तो आप बात याद कीजिए कि क्या आपके और छात्र के बीच में संवाद स्थापित होता है या नहीं? इसीलिए एडमंड एमिडॉन ने कहा कि शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच संवाद होता है। क्योंकि ये कक्षा में शिक्षक के बातचीत कह रहे हैं, ये नए जो ऑनलाइन माध्यम है उसको ध्यान में नहीं रखा गया, लेकिन हम लोग इस चीज को याद नहीं रखेंगे। एडमंड एमिडॉन वाला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे ये लिख सकते हैं कि संवादात्मक प्रक्रिया है, और यहां लिखा है ये कुछ निश्चित गतिविधियों के दौरान संपन्न होता है। आप याद कीजिए, जब आप आपके स्कूल जाने का निश्चित समय रहा होगा, स्कूल से आने का निश्चित समय रहा होगा, फिर आप बाकी जहाँ भी कोचिंग जाते होंगे तो कोचिंग का समय रहा होगा, सभी जगहों पे समय रहा होगा, निश्चित कुछ गतिविधियों के माध्यम से करिकुलम को फॉलो किया जाता होगा, सिलेबस को फॉलो किया जाता होगा। अभी भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, जो सिलेबस दिया हुआ उसी के अनुरूप ही हम चीजों को पढ़ रहे हैं। तो निश्चित गतिविधि है, निश्चित कुछ निश्चित चीजें हैं, कुछ निर्धारित पूर्व निर्धारित चीजें हैं, उसी को ध्यान में रखकर हम अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ठीक है?
साथ में क्लार्क ने कहा कि शिक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार डिजाइन और निष्पादित की जाती है कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाए। और मैं ये वापस से पूछ रहा हूं, परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन? परिवर्तन जो चाहिए वो टेम्पररी, तत्कालिक परिवर्तन चाहिए, टेम्पररी, या परमानेंट? परमानेंट चेंज चाहिए, है ना? इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा जो है आदमी से सामाजिक मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर, उसको हम सभ्य बनाने की कोशिश करते हैं शिक्षा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, और वो परिवर्तन जो होता है वो टेम्पररी नहीं होता, परमानेंट चेंज लाने की बात, ठीक है? लेकिन इसी बात को, शिक्षण की प्रक्रिया को या तो शिक्षण के चीजों को समझते हुए मॉरिसन ने कहा शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में घनिष्ठ संपर्क है, जिसका उद्देश्य बाद वाले की शिक्षा को आगे बढ़ाना। दोस्तों, बाकी परिभाषा का नहीं पता मुझे, लेकिन मॉरिसन की परिभाषा को आप लोग ध्यान, आ सकता है। ऐसे नेट के एग्जाम में अब परिभाषाएं नहीं आती है, पर चूंकि जेट का एग्जाम है तो हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ, थोड़ा स्टैंडर्ड उससे कम रहेगा, तो ये आ सकता है। चूंकि बहुत सालों बाद हो रहा है तो मान के चलते हैं, ठीक है? एग्जैक्ट मैं ऐसा अंदाजा नहीं लगा रहा हूं, पर ठीक है, चलो। तो इसको मॉरिसन को ध्यान में रखें। इसके साथ में ही आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे बर्टन। बर्टन कह रहा है कि शिक्षण सीखने को प्रेरित करने, मार्गदर्शन देने, दिशा प्रदान करने और प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि आखिर शिक्षक करता क्या है, ठीक है? तो इसे भी ध्यान नहीं रखेंगे, बस इसे भी ध्यान नहीं रखेंगे उतना। आगे बढ़ते हुए, एक मिनट, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है, बयान ने कहा कि शिक्षण उन गतिविधियों से संबंधित है दूसरों के मार्गदर्शन या निर्देशन से जुड़ी होती। तो अभी आप ऐसे ही देखो, अगर हम लोग अपनी बातचीत ले लें यहाँ, तो मैं क्या कर रहा हूं? अल्टीमेटली आप यदि मेरे से पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मैं आपको पेपर वन से संबंधित चीजों के मतलब निर्देशन ही दे रहा हूं, निर्देश ही दे रहा हूं, या तो मार्गदर्शन ही दे रहा हूं कि आप इन चीजों, जैसे ही मैंने इतने में कहा कि इतने में से आप सिर्फ मॉरिसन वाले को ध्यान में रखेंगे, क्या हुआ कि बाकी आपके चीज को, आपके ध्यान को केंद्रित कर रहा हूं मैं सिर्फ इस पर, है ना? तो शिक्षक का काम ये है कि बच्चों को प्रेरित करे पढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करे, उसको मार्गदर्शन दे, तो भटकने ना दे कहीं। तो इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई कि महान पेशा है, चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है, और इसके माध्यम से क्या होता है कि ज्ञान का प्रवाह बना रहा है, ठीक है? लेकिन हमने पढ़ा भी कि शिक्षण क्या है। अभी हम किस पर बातचीत कर रहे थे? शिक्षण क्या? सलमान भाई पूछ रहे थे ना अभी ऊपर, क्या है ये, क्यों है ये, इधर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या है, हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों है, आखिर शिक्षण है क्यों, जिसका सवाल आप लोगों से, आप लोग बचपन से ढूंढते आए हैं कि क्यों है सवाल, भाई पढ़ाई क्यों है? आइए बात करते हैं, बातचीत कि आखिर ये क्यों है। इसलिए है ताकि आप तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बना सके, है ना? आप समझदार हो सकें, ताकि कोई आपको फ़ोन करके डरा धमका ना सके, स्कैम ना कर सके, आपका ओटीपी ना ले ले। तो बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल है कि जो तेज़ी से दुनिया बदल रही है, उसके साथ हम ताल से ताल मिलाकर चल सकें, हम पीछे ना रह जाएँ, है ना? और साथ में ही ये कोशिश ये करता है कि छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके। साथ में ही सीखने की प्रत्येक अवस्था में शिक्षण जो है, शिक्षण ऐसा तो नहीं कि आप कि अभी हुआ, फिर खत्म हो गया, अंतिम हो गया, शुरू हुआ और किसी एक टाइम फ्रेम में या एक काल में, क्या आप क्लास 1 में सब कुछ सीख गए? या क्लास 12th में सब कुछ सीख गए? या ग्रेजुएशन में सब कुछ सीख गए? ये तो संभव ही नहीं है। मतलब ये जो शिक्षण है विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। सीखने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ यूकेजी से शुरू होकर अब आप मास्टर्स वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, या तो इसके बाद नेट जेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक सतत चल ही रहा है। तो ये विभिन्न स्तरों पर शिक्षण
शिक्षण जो क्या करता है, बच्चों को मार्गदर्शन, ठीक है, साथ में ही छात्रों में मूल्य का विकास करता है, नैतिकता का विकास करता है, डिसिप्लिन बनाता है, अनुशासन, समय की पाबंदी बताता है और सामूहिकता की भावना भी विकसित करता है, सामाजिक मनुष्य बनाता है। ठीक है? साथ में देखिए, छात्रों में एकता, भाईचारा, सामुदायिक सद्भाव, टीम वर्क, नेतृत्व आदि का विकास करता है और अंततः, तो मैं पहले भी कह चुका, आज का मनुष्य बनाता है, मतलब अच्छे नागरिक बनने के लिए है। और जब इतना कुछ हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका, उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। क्या आप यदि पढ़े हों तो क्या सिर्फ आप पढ़ने में तेज बनना चाहते थे या खेलना भी चाहते थे? या फिर आप अपने बच्चों को या अपने भाइयों को, अपने से छोटे वालों को क्या कहेंगे? सिर्फ वो पढ़ने में तेज हो, लेकिन मतलब याद कर रट ले, रट्टा मारने में तेज हो, या फिर वो तार्किक भी हो, फिर वो खेलने में भी सही हो। आप उसके, या फिर मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ लोग, हम कुछ बच्चे जो देखते हैं हम लोग कि हाँ, तेज तो होते हैं लेकिन गाली-गलौज भी करते हैं। बेसिकली मतलब क्या हुआ कि उनमें सामाजिकता अभी तक नहीं हो पाया। तो वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम बार-बार कहते हैं गाली मत दो, है ना? ये गलती बात है, ये ठीक बात नहीं है। तुम्हारे सर से कंप्लेन कर देंगे। बच्चे भी होते हैं तो स्कूल में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति में सर्वांगीण विकास, है ना? उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, उसके कौशल क्षमता का विकास हो, उसके भावनात्मक क्षमता का भी विकास हो, जो कि ये तीनों जो ज्ञान क्षेत्र हैं, बौद्धिक क्षमता का विकास, कौशल क्षमता का विकास और भावनात्मक क्षमता का विकास, तो ये तीनों ब्लूम के टैक्सोनॉमी में आता है और ब्लूम के टैक्सोनॉमी ठीक है? तो क्यों है? आज आपको चीज़ समझ में आ गई हो। लेकिन सलमान भाई ने 2 और सवाल पूछे आपसे कि किसके द्वारा और किसके लिए, है ना? पूछा कि किसके द्वारा, तो शिक्षण क्या है वो तो समझ गए, किस क्यों है वो भी समझ गए, पर किसके द्वारा, ये कौन करवाता है शिक्षण? शिक्षण जो है वो शिक्षक करवाते हैं। देखिए, अभी के समय में महान शिक्षक हैं, मान सर हैं, अलक पांडे सर हैं और कीर्ति सर हैं, अवध ओझा भी फेमस ही हैं, आनंद सर हैं। इन लोगों के द्वारा अध्ययन अध्यापन, मतलब शिक्षक के द्वारा, और किसके लिए? बच्चों के लिए, छात्र लोगों के। तो अभी एक बात है कि मैंने, इतने सारे शिक्षक हैं पूरी दुनिया में, उसके बावजूद मैंने खान सर, अलक पांडे सर, विकास सर, अवध सर और आनंद सर की ही फोटो क्यों लगाई? सिर्फ इसलिए कि ये फेमस है? यदि फेमस है भी तो क्यों फेमस है? क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं, है ना? अभी देखिए, लगाने का मैं लगा सकता था, अपनी फोटो लगा देता मैं, या अपने शिक्षकों की फोटो लगा देता जो मुझे स्कूल में पढ़ाए थे, या फिर किन्हीं और को पढ़ा देता। मतलब माफी मांगते हुए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, पर मैं कह रहा हूं कि ऐसे इनका अपील जो है, इनकी प्रसिद्धि जो है ज्यादा है। पर प्रसिद्धि के पीछे का कारण क्या है? तो प्रसिद्धि के पीछे का कारण ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से पढ़ाते हैं। यही ना कहते हैं कि उनकी बात जो है बहुत अच्छे से समझ। देखते हुए एक मीम भी आता है ना? कि बाकी टीचर की पढ़ाई तो ऐसे सर से ऊपर भाग जाता है, ठीक है? लेकिन फेवरेट टीचर की पढ़ाई तो ऐसे दिल से एकदम पार हो जाता है, एकदम सब कुछ समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोई शिक्षक आपका फेवरेट क्यों बन पाता है? क्योंकि वो प्रभावी ढंग से पढ़ाते हैं, चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझाते हैं, एक-एक चीज़ को समझाते हैं। फिर आपको और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब पढ़ाई बोझ नहीं लगती। और यही हुआ बाकी शिक्षकों जिनकी भी फ़ोटो लगाई हमने, वहाँ पे पढ़ाई बोझ नहीं है, वहाँ पर पढ़ाई मज़ा है, खेल है, चीज़ें और आसान आसान तरीके से समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने लगाया है फ़ोटो एक तारे ज़मीं पे, फ़िल्म की फ़ोटो यहाँ पे क्यों लगाया मैंने? फ़िल्म का फ़ोटो लगाने के पीछे कारण क्या है, वो मैं अभी देर बाद ठीक है? तो अब हम लोग शिक्षण क्या है,
क्यों है, किसके द्वारा, किसके लिए, ये पढ़ चुके। तो शिक्षण भी पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, अभिवृत्ति में शिक्षण पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति या कौशल, ये क्या है। अब किसी का भी जो कौशल होता है वो क्या हुआ कि वो किसी भी काम को कितने अच्छे ढंग से कर सकता है। तो एक और स्लाइड ले लेता हूं मैं, अ, इस स्लाइड को ले लेता हूं, ठीक, कि कोई भी किसी भी काम को कितने अच्छे ढंग से कर सकता है। अब ये अच्छे ढंग से करने का मतलब हुआ, अच्छा आप बात बताइए कि कोई आदमी सिंगर होता है। सिंगर होने के लिए दो चीजें, मतलब दो तरह से आप सिंगर हो, या तो आप जन्मजात सिंगर हो सकते हैं, प्राकृतिक रूप से आप अच्छा गाते हैं, या तो फिर आप उससे सीख सकते हैं, मतलब अर्जित कर सकते हैं। हाँ या नहीं? वो बहुत अच्छा सिंगर होता है। दो तरीके से उसे, या तो प्राकृतिक रूप से वो जन्मजात होगा वैसा, या तो फिर अर्जित करेगा। शिक्षण में भी यही है। कुछ लोग जन्मजात बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको धीरे-धीरे समय के साथ उस शिक्षण, प्रभावी ढंग से शिक्षण करने की कला को अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो एप्टीट्यूड तो यही है ना कि आप किसी काम को, कौशल तो यही है ना कि आप किसी काम को कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कुशलता तो यही है कि आप किसी काम को कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो शिक्षण कौशल का मतलब क्या हुआ कि शिक्षण की जो गतिविधि है उसको आप कितने प्रभावी ढंग से, कितने अच्छे ढंग से संचालित कर सकते हैं। यही तो शिक्षण अभिवृत्ति हुई, है या नहीं? तो पूरे के पूरा शिक्षण, अब पूरे के पूरे शिक्षण अभिवृत्ति में यही समझेंगे कि इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण, या तो फिर शिक्षण की जो गतिविधियां हैं उसको और प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या तौर तरीके, ठीक है? अब देखिए, यहां पर हम आते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू द नेचुरल और एक्वायर्ड एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली। शिक्षण योग्यता का तात्पर्य प्रभावी ढंग से पढ़ाने की प्राकृतिक, नेचुरली को होते हैं, जन्मजात अच्छा पढ़ाते हैं, उनको बातों को समझाने का तरीका अच्छा होता है उनका। आप ऐसे ही देखिए कि आपके आस-पास जो दादा होंगे, जो बूढ़े होंगे, या दादी होंगी, उनके पास कहानी कहने की अद्भुत कला होती है। उन्होंने कहानी कहने की कला सीखी नहीं कहीं से, पर उनके पास जन्मजात वो कला होती है, और उनको कोई चीज़ों को समझाने कहिएगा तो वो और बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो वो प्राकृतिक रूप से उनके पास ये क्षमता होती है, या तो फिर वो उस क्षमता को अर्जित करते हैं, वो नहीं करते हैं बेसिकली, बाकी कहानी सीखने की जो कला है या कहानी कहने की जो कला है उसको सीखी जाती है ना? तो पढ़ाने के साथ भी यही है कि या तो आप नेचुरली अच्छा पढ़ाते हैं या तो अर्जित करते हैं। अर्जित कैसे करते हैं? बताइए भैया आप, बीएड वगैरह का कोर्स चलता रहता है, एमएड का कोर्स चलता है। पूरे बीएड और एमएड में इसी पर बातचीत होती है कि बच्चे को अच्छे से कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए। वो कौन तरीकों को अपनाया जाए जिससे बच्चे, या किन-किन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए जिससे बच्चे बहुत प्रभावी तरीके से, उनको क्लास आना बोझ ना लगे, बल्कि वो क्लास आना चाहे, है ना? तो ये इसकी जो शिक्षण योग्यता या तो शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा लेना-देना है वो यही है कि आप कितने प्रभावी ढंग से चीज़ों हैं, ठीक है? बेसिकली वो क्षमता थे। इसमें छात्रों की ज़रूरतों को समझना, आप छात्रों की ज़रूरत को समझ, अब यहाँ पर आते हैं, हम लोग कह रहे थे तारे ज़मीं पर, मैं बताऊँगा, ये फ़िल्म है। अगर इस फ़िल्म को किसी ने देख ली तो पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड आसानी से समझ, मैं दावे के साथ, क्योंकि इसमें ये बच्चा जो है, अ, दरश्रेल सफारी या कुछ नाम है इस एक्टर का, और यहाँ पर आमिर खान, ये इसके शिक्षक होते हैं। और ये जब शिक्षक होते हैं, ये बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत भोंदू किस्म का होता है। इनकी वजह से इसके घर में लड़ाइयाँ वगैरह भी होती रहती है। शिक्षक भी इसको अच्छे से नहीं मतलब नकारा, और बाकी तरह-तरह की चीज़ें करते। बेसिकली तब इस पूरी फ़िल्म में ये बात हो गई कि जो पढ़ने और पढ़ाने के, शिक्षण अध्यापन के जो विधियाँ हैं उसमें हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता। हम 50 कक्षा के 50 विद्यार्थियों की कक्षा में सभी बच्चों को
एक विधि से नहीं पढ़ा सकते। हमें हर एक बच्चों, इसीलिए इसका लिखा हुआ कि इस टाइटल का, इस फ़िल्म का जो सब टाइटल था वो था एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। प्रत्येक बच्चा विशेष है ना? एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। तो हम 50 विद्यार्थियों की कक्षा में हम एक ही विधि से प्रत्येक बच्चा को नहीं समझा सकते। क्या 50 विद्यार्थियों की कक्षा में सभी की समझ एक समान होती है? क्या सभी, और समझ जो है वो पर्यावरण सापेक्ष है। मतलब हम आस-पास के पर्यावरण, हमारे आस-पास जो होता है उसी से हमारी समझ विकसित होती है। तो जब सबका पर्यावरण अलग-अलग है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई अमीर परिवेश से आता है, कोई गरीब परिवेश से आता है, कोई मध्यम वर्गीय परिवेश से आता है, उसके घर में कुछ और समस्या है, किसी के घर में और समस्या है, मतलब उसका परिवेश जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया, वो अलग है। और आप शिक्षक होने के नाते एक ही विधि से सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये संभव है कि सभी बच्चों को समान रूप से आ सके? इसीलिए आप देखिएगा, फर्स्ट जो करता है, सेकंड जो करता है, थर्ड जो करता है, इसके बाद यहाँ तक में मान लीजिए कि ये बच्चा 80 नंबर लाया, हो सकता है या 75 लाया, हो सकता है ये 70 लाया, लेकिन इसके बाद जो यहाँ से चौथे और 5वें और बाकी का जो नंबर का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक विधि से सभी 50 बच्चों को आप नहीं, बजाते शिक्षक को अपने आप को बच्चे पर थोपने के, उसे बच्चों की ज़रूरतों को समझना चाहिए, है ना? तो बच्चे की ज़रूरत को समझा, इस शिक्षक ने इसकी ज़रूरत को समझा, ये पढ़ने में इसको मन लगता था और ये पेंटिंग वगैरह में ज़्यादा मन लगता था, तो इनकी ज़रूरतों को समझा। जो बच्चा नकारा कहा जाता था, बुद्धू कहा जाता था, जब पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है, तो उस पेंटिंग कॉम्पिटिशन से बेहतर पेंटिंग तो बना ही नहीं पाता। तो हम, अब यहाँ पर एक और बात आती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मूल्यांकन की बात आती है, कि हम मूल्यांकन कैसे करें, इवैल्यूएट कैसे करें? कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो आप अच्छा किसको मानेंगे? जो पढ़ने में अच्छा है वो खेलने में अच्छा नहीं, जो खेलने में अच्छा है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो आप अच्छा किसको मानेंगे? तो ये बात यहाँ पर आती है कि हम जो मूल्यांकन करेंगे वो कितना अच्छे तरीके, बच्चे की क्षमता का मूल्यांकन कर सकता है। हालाँकि वो इवैल्यूएशन में है। तो यहाँ पर बातचीत कर रहे थे हम लोग कि जो बच्चों की ज़रूरतों को समझना और ज्ञान को प्रभावी ढंग, ये प्रभावी ढंग क्या है भाई? प्रभावी ढंग से वितरित करना। अभी देखते हैं प्रभावी ढंग से करना क्या है? प्रभावी ढंग से वितरित करना और एक आकर्षक सीखने के माहौल को बढ़ावा देना, है ना? पता चले कि आप शिक्षक बन गए हैं, बीएड वगैरह कर लिए, जेट वगैरह करके प्रोफेसर बन लेंगे और हम, बच्चा को क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको डाँट दे रहे हैं, बैठो। बच्चा क्या करेगा? सीखने का माहौल बना पा रहे हैं क्या? डर का माहौल है। बच्चों के लिए हमें ज़रूरत है कि वो क्वेश्चन पूछें, कि जिज्ञासाओं को हम मारे नहीं बल्कि उनकी जिज्ञासाओं को बढ़ाएँ। एक ऐसे सीखने का माहौल बनाएँ जहाँ पर कक्षा में भेदभाव ना करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कई जगहों पे, शिक्षण संस्थानों में, लड़का-लड़की में इतना विभेद कर दिया कि लड़कियाँ जो है लड़कों को अ, दुश्मन के तौर पे दिखती हैं कई जगह पे, और लड़के लड़कियों को अभी एक-दूसरे को समझने का मौका भी नहीं दिया। ऐसा माहौल बन दिया, इतना भेदभाव वाला माहौल बना दिया कि वो, भाई तुम अलग हो, अलग जेंडर हो, हम अलग जेंडर है ना? सामंजस्य स्थापित करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये सीखने का माहौल नहीं है। पता चले कि कोई बच्चा सवाल पूछ रहा है, बैठा दिए उसको, बैठो चुपचाप, है ना? या कुछ नया सीखने, नए तरीके से बता रहा है तो आप कह रहे हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, है ना? तो आपको ज़रूरत, एक शिक्षक होने के नाते आप आवश्यक, आपको ये ज़रूरी, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको एक आकर्षक सीखने के माहौल को बढ़ावा दें। साथ में एक बात और बार-बार कह रहा हूँ, ये प्रभावी ढंग पे मेरा ध्यान, भाई ये प्रभावी ढंग क्या है? पढ़ाना पढ़ाना होता है, प्रभावी ढंग क्या होता है ना? आखिर ये है क्या प्रभावी ढंग? सब परेशान हैं। भाई शिक्षक, इतने शिक्षक हैं और मैंने 4-5 फ़ोटो लगाए हैं। तो प्रभावी ढंग क्या है? वो आइए देखें। अब बताइए कि एक मैं स्लाइड ले लेता हूँ वापस से वाला। आप एक बात बताइए, आपके स्कूल में
10 शिक्षक रहे होंगे, मान लेते हैं स्कूल में 10 शिक्षक। लेकिन आप एक विद्यार्थी के नाते, विद्यार्थी का नाम ले लेते हैं एक्स, क्या इस व्यक्ति के लिए 10 के 10 शिक्षक जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं, फेवरेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जबकि बताइए कि सब के सब विद्यार्थी जो हैं सब के सब शिक्षक जो हैं वो कंटेंट को ही पढ़ा रहे हैं। मतलब सिलेबस तो पूर्व निर्धारित है, वही चीज़ प पढ़ा रहे हैं, किताब में जो है वही चीज़ तो पढ़ा रहे हैं। पर कोई व एक शिक्षक ज़्यादा अच्छा पढ़ाने कहते हैं कि कौन शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, तो एक कुछ शिक्षकों के नाम आ जाते हैं। क्यों अच्छा पढ़ाता है? किताब वाला ही कंटेंट तो पढ़ाना है, पर उसको ये हम क्यों कहते हैं कि वो अच्छा पढ़ा रहा है? कि वो उस किताब के कंटेंट को जो हमारे पास पेश कर रहा है, वो बहुत प्रभावी ढंग से पेश कर रहा है ना? वो अच्छे तरीके से पेश कर रहा है। आप ये महसूस किए होंगे कि जो चीज़ आपको क्लास 5th में वही टॉपिक नहीं समझ में आया, लेकिन 6th में गए होंगे, तो किसी शिक्षक ने वही वही उसी चीज़ को समझाया हो, तो आपको लगा ये कितना आसान था। जबकि कंटेंट तो उस शिक्षक के अगर वही शिक्षक, वही टॉपिक क्लास 5th में किसी ने पढ़ाया, या तो फिर क्लास 5th में ही एक शिक्षक आके उसी टॉपिक को पढ़ाते हैं और दूसरे शिक्षक भी पढ़ाते हैं उसी टॉपिक को, और दूसरे शिक्षक वाली चीज़ आपको समझ में आ जाती है, पहले वाले की नहीं समझ में आती। जबकि कंटेंट जो है, किताब में जो चीज़ है वो सेम है। फिर भी इस शिक्षक की बातें आपको कैसे समझ में आ रही है? क्योंकि वो जो परोसने का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, प्रस्तुतिकरण का तरीका है, वो ज़्यादा अच्छा है। और इस प्रस्तुतिकरण के तरीकों के लिए उसमें बहुत ज़्यादा विज्ञान नहीं है। ये ज़रूरी है कि हम छात्रों की ज़रूरत को समझें, ना कि शिक्षक होने के नाते हम अपनी उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी समझ क्या है? क्या ज़रूरी है कि बच्चे हमारी समझ को मैच करें, या हम उनकी समझ के अनुरूप अपने आप को ढालें? निश्चित तौर पे हम अधिक मैच्योर हैं शिक्षक होने के नाते, तो वो हमारी समझ को मैच नहीं कर सकते। तो उनकी जो समझ है उस पर हमें आना पड़ेगा, उसके समकक्ष आकर से बात करनी। तो शिक्षण जो प्रभावी शिक्षण है, उसके लिए ज़रूरी है पहले तो कि हम संवाद है, एक संवाद की प्रक्रिया स्थापित। ऐसा नहीं कि हम लेक्चर देते जा रहे हैं और बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। अब चूँकि ये ऑनलाइन और रिकॉर्डेड माध्यम है तो आप तो बोल नहीं सकते। लेकिन कक्षा में यदि सिर्फ़ आप बोलते जाएँ शिक्षक होने के फिर बच्चा बोले ही नहीं, तो वो शिक्षण हुआ कहाँ प्रभावी? जबकि आप शिक्षक होने के नाते क्या कर रहे हैं? आप अपनी चीज़ों को सिर्फ़ उगल रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हैं उसको उगल रहे हैं। जबकि पूरा का पूरा जो शिक्षण है वो जिज्ञासाओं पर आधारित है। और हमें शिक्षक होने के नाते बच्चों के जिज्ञासाओं की तृप्ति करनी होती है। जो उनकी जिज्ञासा है, सवाल पूछते हैं, तो हम यदि उसको पूछने का मौका ही नहीं देंगे तो नई चीज़ें तो आएँगी ही नहीं। फिर तो वही जो मैंने कहा, शिक्षक होने के नाते जो मैंने पढ़ा था पहले, वही बात मैं रिपीट कर दूँगा सामने वाले के पास। वही अगली पीढ़ी तक पहुँचाएगा, वही पीढ़ी तक पहुँचाएगा, मतलब हुआ क्या? ज्ञान एक ढर्रे पे चलता रहे। तो ज़रूरी क्या है कि हम संवाद है ना? उनको भी बोलने का मौका, ठीक? तो ये प्रभावी शिक्षण के बारे में बात, प्रभावी ढंग के बारे में बात। तो प्रभावी ढंग ये है कि आपके संप्रेषण में स्पष्टता होनी चाहिए। आप आएँ-बाएँ मत कीजिए भैया। साफ-साफ जो बात है, विषय पर जो बातचीत है या जो भी बात कहना चाहते हैं, वो स्पष्ट तरीके से रखिए अपनी बात। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की स्पष्टता होनी चाहिए। एक शिक्षक के नाते उनके जो वाक् पटुता का जो कौशल है, बोलने बोलने का जो कौशल है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज़िम्मेवारी वाला काम है शिक्षण। तो आपको अपने संप्रेषण में स्पष्टता रहनी चाहिए, कोई भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आप जो साफ-साफ कहना चाहते हैं, वही बात वहाँ पर दिखना चाहिए। साथ में ही स्पष्ट तो बोलेंगे, ये याद रखने की आवश्यकता है। 3 स्टार मार देता हूँ मैं। यहाँ पर संप्रेषण की स्पष्टता पहले में है। दूसरे में ऐसे ऐसे कुछ पहला दूसरा करके नहीं है, पर हम लोग इस तरह से बात करेंगे तो पहला दूसरा, ठीक है? दूसरी बात, आप शिक्षक होने के नाते पहले दिन आप जाए तो गए क्लास में, बोले कि नहीं समझ में आता तुम 100 बार पूछोगे 100 बार
बताएंगे। बच्चा आपको भी सोचा, अरे वाह कितने अच्छे शिक्षक हैं, और जैसे ही एक बार से दूसरी बार पूछता है, बोलता बुद्धू हो क्या, समझ में नहीं आती है बात। आपने क्या किया? यहां पे आपको एम्पैथी रखनी चाहिए थी। एम्पैथी, शब्द एम्पैथी है, एक शब्द है सिंपैथी, इसका मतलब है सहानुभूति, और एक शब्द है एम्पैथी, जो ये शब्द है इसका मतलब होता है समानुभूति। बच्चा किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है उसको, आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप एक प्रभावी शिक्षक हो पाए। या तो आपका शिक्षक, साथ में ही आप ये उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि आप एक बार में किसी को सिखा दें तो 50 के 50 व्यक्ति, 50 के 50 छात्र, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। इसीलिए आप देखते होंगे जो शिक्षक चिड़चिड़े होते हैं उनके कक्षाओं में आपको धैर्य बनाना पड़ता है। ये खेती जैसा है, ये सींचना पड़ता है बच्चों को, तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, धैर्य रखना पड़ेगा, और साथ में उसके ये सहानुभूति क्या महसूस कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की शिकायत होती है, कोई हमको समझता ही नहीं, तो वो उस बच्चे को समझना पड़ेगा आपको। की बात में ये कहा, इस शिक्षक ने इस बच्चे की ना, को समझने की कोशिश, है ना। तो आपको एम्पैथी रखना पड़ेगा, सिंपैथी भी नहीं, समानुभूति रखना पड़ेगा, सहानुभूति नहीं, धैर्य भी रखना पड़ेगा। एक दिन में बच्चे नहीं सीखते, इसीलिए आप देखिएगा कितने धैर्य का काम होता है जब बच्चा क ख करता है, एक ही चीज को रिपीट करता करता करता, और कितना धैर्य रखते हैं वो लोग जो क ख से बच्चों। शिक्षक होने के नाते आप में ये आवश्यक है कि आप पेशेंस, धैर्य रखें, एम्पैथी, उसके लिए समान अनुभूति रखें। और इन सभी चीज़ों क्या लगता है कि ये आप पेशेंस रख लिए और संप्रेषण में स्पष्टता, एकदम साफ-साफ एक-एक शब्द सही-सही उच्चारण कर रहे हैं, और आप किसी बच्चे को अपना बेटा ही मान लिए कि बहुत हम एम्पैथेटिक हैं, बहुत समानुभूति रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, और हम उसको अपना बेटा ही मान लिए, अपनी बेटी मान लिए, कहने से तो नहीं। और इससे क्या होगा? इससे उद्देश्य, जो शिक्षण के उद्देश्य जो हैं, उसकी पूर्ति थोड़े हो रही है। हाँ, ये इस उद्देश्य को पाने में ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है, पर उद्देश्य की पूर्ति नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्पष्टता के साथ-साथ, पेशेंस और एम्पैथी के साथ-साथ आप विषय पर पकड़ भी बनाकर रखें। उस विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। विषय पर पकड़ है ही नहीं, और आपकी भाषा बड़ी अच्छी है भाई, आप बहुत धैर्य हैं, बहुत एम्पैथेटिक हैं, होगा क्या? ये तो आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो उस विषय को समझने के लिए जा रहे हैं, और विषय पर है ही नहीं। इसीलिए आप देखिएगा, ऐसा मैंने देखा है कई शिक्षकों को जिनका जिनका विषय पर जिनकी पकड़ नहीं होती है, वो 2 तरह के दिखाई देंगे। या तो बड़े कुंठित दिखाई देंगे, है ना? झल्लाते रहेंगे, किसी तरह नौकरी हो गई तो झल्लाते रहेंगे, बात-बात पर आपको डाँटते रहेंगे। या तो फिर बहुत मधुर हो जाएँगे आपके साथ, है ना? ऐसे मतलब उनकी बातों से ऐसे रस टपकता, शहद टपकता हो ऐसा। लेकिन विषय पर बातचीत करने, अरे बेटा, वो सब तो किताब में भी लिखा हुआ, पढ़ लेना। तो ज़रूरी क्या है? क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन तो हो, स्पष्टता तो हो, धैर्य भी हो, एम्पैथी भी हो, और साथ में विषय पर आपकी पकड़ हो। विषय पर पकड़ होगी तभी ये सारी चीज़ जो है वो काम आएँगे। समझ आ रही है बात? इसके साथ-साथ विषय पर पकड़ हो गई, आपकी क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन भी है, पेशेंस भी है, एम्पैथी भी है, और आप जाके एक शासक की तरह, वैसे भी शिक्षक को एक शासक की श्रेणी में ही रखा गया, डिक्टेटर है वो। और आप एक शासक की तरह गए, अपना लेक्चर दिए, और कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या जिज्ञासा है, आप किसी को कुछ उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया और आप चले आए। तो क्या ये सही
माहौल बना पाएगा, सीखने वाला माहौल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पार्टिसिपेशन को, बच्चों की सहभागिता को, बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित और उनके बीच में संवाद करें, उनके साथ संवाद स्थापित करने की। तुम क्या बोलना चाहते हो? एक शिक्षक होने के नाते आप क्या बोलना चाहते हैं ये तो आपको पता है। पर बच्चे की ज़रूरत क्या है? वो भी तो समझना पड़ेगा आपको। तो उसमें संवाद स्थापित करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन तो एनकरेज कीजिए ही, और साथ में संवाद स्थापित करना। तो बोलिए, पूछो, प्रश्न पूछो। इसीलिए एक अच्छा शिक्षक या तो अच्छी कक्षा वही होती है जहाँ पर बच्चों की सक्रियता ज़्यादा होती है और शिक्षक की सक्रियता या तो शिक्षक की भागीदारी बनिस्पत बच्चों के कम होती है और शिक्षक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मार्गदर्शक के तौर पे काम करता है, तो वैसे उस तरह का शिक्षण या उस तरह की कक्षा बहुत अच्छी। और एक बात अभी कही मैंने कि 50 विद्यार्थी अलग-अलग परिवेश से आते हैं, सबकी अलग-अलग बौद्धिक क्षमता है, सबकी समझ अलग-अलग है, तो सबको हम एक विधि से नहीं समझा सकते। कुछ बच्चों के लिए सिर्फ़ लेक्चर से काम हो जाता है, लेक्चर आप दे दिए, व्याख्यान दे दिए, समझ गए बच्चे। लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है नाटक के माध्यम से, कुछ बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से समझ। तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ़ लेक्चर से फर्स्ट करने वाला बच्चा लेक्चर के माध्यम से समझ जाता है। आप सिर्फ़ उसी को ध्यान में रखेंगे या बाकी 49 बच्चों को भी ध्यान में रखेंगे? तो एक शिक्षक होने के नाते आपको अध्ययन अध्यापन के जो विभिन्न विधि हैं, अधिगम के विभिन्न विधियों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा या तो विभिन्न विधियों को समाहित करना पड़ेगा अपने शिक्षण प्रक्रिया में। अडैप्ट करना पड़ेगा आपको विभिन्न विधियों को, सिर्फ़ लेक्चर मेथड से काम के साथ-साथ इसीलिए आप देखते हो, आप बच्चे जब थे, तो आपको मैडम पढ़ाती तो थी, लेकिन फिर कहती थी, "बाबू प्रोजेक्ट वर्क भी बना के लाना।" है ना? फिर हम लोग चार्ट पेपर खरीदते थे, रंगते थे। फिर बोलते थे कि वो थर्मोकॉल का भी कुछ बना के लाना, ठीक है? या तो फिर बड़े-बड़े देखते हैं चार्ट पेपर लगे हुए रहते हैं और यहाँ पर इसीलिए आप देखते होंगे आंगनबाड़ी गए हैं क्या कभी? या तो नर्सरी वगैरह में? नर्सरी वगैरह में देखते हो दीवारों पर अ से अनार ऐसे कुछ के लिखा हुआ है ना? आ से आम ऐसे कुछ लिखा हुआ। जबकि बच्चे को पढ़ाया भी जा रहा है, लेक्चर भी दिया जा रहा है, उसके अलावा फिर उसको बोला जाता है कि इसमें छाँटो, बताओ तो ये कौन-सा फल है, ये कौन क्या चीज़ें हैं? या तो जो कई सारे फ्रूट्स रहते हैं और कहते हैं कि आम पे हाथ रखो, आम पे उँगली रखो। तो ये क्या है? सिखाने के विभिन्न तौर तरीके हैं और शिक्षक होने के नाते आपको सिखाने के सिर्फ़ एक विधि पर केंद्रित नहीं रहना चाहिए और नहीं रह सकते हैं आप। आपको शिक्षण अधिगम के विभिन्न प्रक्रिया में समाहित कर, है ना? और इस ये तो ठीक है, विभिन्न विधियों को समाहित तो कर लिए, लेकिन पता चले जैसे कि अभी हुआ क्या? कोरोना में क्लासेस बंद हो गई, ठीक है? स्कूल बंद हो गए, तो अब पढ़ाया कैसे जाए? आप प्रोजेक्ट वगैरह तो सब तो दे रहे थे, नए-नए तौर तरीके बता रहे थे पढ़ने पढ़ा, लेकिन इसमें अब क्या हुआ कि सारा का सारा स्कूल जो है, सारे स्कूल जो हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज होती थी। ये क्या हुआ? जो नए टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण के नई विधियाँ जो इनोवेटिव नवाचार हैं, उसको भी आपको यूज़ करना। आप शिक्षक होने के नाते चार्ट पेपर वगैरह पे अपने आप को सीमित कर चुके हैं, लेकिन अब जो नया दौर है वो कहता है कि कम और कंप्यूटर का इस्तेमाल तो कर ली, ये तो पुरानी बात हो गई भाई, अब तो दशकों पुरानी बात हो गई। कंप्यूटर के साथ-साथ अब नई बात जो क्या है, वो इनोवेशन क्या है? वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़। दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और आप कह रहे हैं कि बेटा चार्ट पेपर में प्रोजेक्ट बना के लो। तो चार्ट पेपर वाला भी प्रोजेक्ट ज़रूरी है और उसके साथ-साथ नया जो नवाचार हुआ एआई भी ज़रूरी। तो एक प्रभावी शिक्षक होने या तो प्रभावी शिक्षक करवाने के लिए ज़रूरी क्या-क्या है कि आपकी आप में संप्रेषण की स्पष्टता हो, भाषिक स्पष्टता हो,
साथ में आप धैर्य बना के रखें, विषय पर अच्छी पकड़ हो, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें, उनके बीच में संवाद स्थापित करें और साथ में ही विभिन्न जो सिर्फ एक विधि का चयन नहीं करें सिखाने, विभिन्न विधियों का चयन करें और साथ में ज़रूरत पड़े तो नए जो नवाचार हैं, नए इनोवेशन हुए हैं, नई विधियाँ आई हैं, का भी समावेश। तो अब आपको समझ में आई बात कि प्रभावी शिक्षण के लिए क्या या तो प्रभावी शिक्षक के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, 3 तारा मार दे रहा हूँ, ठीक है? इसके साथ ही आगे देखिए, अब क्या है यहाँ लिखता है कि एक शिक्षक जिसके पास शिक्षण का सीमित अनुभव, लिमिटेड एक्सपीरियंस हो शिक्षण का और जानकारी भी लिमिटेड हो, वो क्या-क्या करेगा? जिसके पास जानकारी लिमिटेड हो वो क्या करेगा? जिसको सही से पढ़ाना भी नहीं आता है, उसके पास पढ़ाने का अनुभव नहीं है तो क्या करेगा? भाई उठो बच्चा, चलो पेज नंबर 25 खोलो, वहां से पढ़ना शुरू करो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ना, एक पैराग्राफ वो पढ़ेगा, एक पैराग्राफ हुआ ना ऐसा? तो क्या करते हैं कि छात्रों को बोल देते हैं कि चलो आओ, उठो और पढ़ो, बुक रीडिंग करते हैं। बुक रीडिंग छोटे बच्चों के लिए ठीक है और 9th-10th में आगे यदि कोई बुक रीडिंग करवाए, समझिए कि उस शिक्षक के पास जो अनुभव है और ज्ञान की जो है वो सीमाएँ हैं अपनी। बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ज़्यादा अनुभवी वो शिक्षक नहीं है। इसके साथ ही क्या करेगा, ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ़ लेक्चर दे, नए तरीके नहीं बताएगा, लेक्चर देके चला जाए। और इस दुनिया का सबसे आसान काम दोस्तों जो है वो है लेक्चर। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा लेक्चर मत, है ना? तो व्याख्यान के माध्यम से लेक्चर माध्यम से वो जानकारी देंगे आप। जबकि ज़रूरत क्या है कि आप लिख कर भी समझाएँ बच्चों, है ना? आप उसको हो सकता है तो उसको नाटक के फॉर्म में चेंज करके तो प्रोजेक्ट दें, तो केस स्टडी दें, है ना? और क्या करेगा? कई बच शिक्षक जो जाते हैं, आजकल तो ये एक नया ट्रेंड चला है, जब से कोविड आया उसके बाद कि मैं नोट्स भेज दूँगा, नोट्स से पढ़ लेना। शिक्षकों की प्रवृत्ति होती है नोट्स लिखना। जो शिक्षक सीमित अनुभव जिसके पास हो, जानकारी भी सीमित हो, वो जाकर आपको समझाएगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, तो आपको नोट्स लिखवा देगा। ये नोट्स में ना काम आई तोरे, नोट्स ही ना काम आएगा, नोट्स लिखो। या तो फिर कहेंगे, आप याद कीजिए अपने 10th या 12th को, है ना? खास करके जहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री जो डेवलप हो गई है जिन शहरों में, वहाँ पर शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, बहुत कम पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं पता है? आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको दे देंगे, उसी में से आ जाएगा। सिर्फ आवश्यक जानकारी है, उतना ही देगा उस इससे होगा क्या? बच्चे की दृष्टि भी तो सीमित हो जाएगी, सिर्फ आवश्यक जानकारी तक ही तो सीमित हो जाएगी। सिर्फ वो जानकारी तक भी सीमित हो जाएगी, सिर्फ रट लेगा वो। जबकि आवश्यक क्या है? आवश्यकता ये है कि वो अब चीज़ों को तार्किक रूप से देखे, वो समझे चीज़ों को, है ना? तो सिर्फ जिसके पास सीमित अनुभव है, वो क्या करेगा? छात्रों को पाठ्यपुस्तक पढ़ा देगा, व्याख्यान लेक्चर मेथड से देगा, उसको बोलेगा जानकारी दे देगा, लेक्चर देगा, नोट्स लिखवा देगा या तो फिर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जिसके पास चिंतनशील जो शिक्षक चिंतनशील हो, जिसके पास पढ़ने-पढ़ाने का अच्छा अनुभव हो, प्रोफेशनली वो टीचर हो, मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लिया हो, तो वो क्या करेगा? सही है? शिक्षण के नए तरीकों को अपनाएगा या नहीं चिंतनशील मतलब बच्चों के अनुरूप चीज़ करे। व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला है, किस लिए मिला है? प्रभावी शिक्षण, है ना? तो शिक्षण के नए तरीकों को अपनाएगा। शिक्षण में छात्रों को शामिल करेगा कि आओ भाई पार्टिसिपेट करो। अभी बात कर रहे थे ना हम लोग पॉइंट। समस्या समाधान के लिए बच्चों को कहेगा नए विचार उत्पन्न करो या तो समस्या समाधान के नए तौर तरीकों को ढूँढेंगे। बच्चों को कहेगा कि आप आओ, आप बताओ हमको कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। उसके भीतर क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करेगा।
तार्किक क्षमता का विकास करेगा, आलोचनात्मक शक्ति का विकास करेगा। ठीक है? इसके साथ ही समूह में पढ़ाने की कोशिश करें, समूह की गति सामूहिक गतिविधियों में। इससे क्या होता है, टीम में जब बच्चे पढ़ते हैं, टीम वर्क की भावना है, उसमें आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न जब वो इन छोटे स्तरों पर जब उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न है, तो वो एक लंबे समय तक बनी रहती है ना? तो ग्रुप में पढ़ाने की कोशिश करें, ग्रुप के माध्यम से, समूह गतिविधियों के माध्यम, या तो सहयोगात्मक शिक्षण का पालन करें। सहयोगात्मक शिक्षण आगे अपन लोग पढ़ेंगे उसके टीचिंग मेथड्स में। सहयोगात्मक शिक्षण जो है वो ये है कि आप किसी टॉपिक पर बच्चों को काम करने दे दी, उसके एक पक्ष को ये बताया, दूसरे पक्ष को ये बताया, तीसरे, तो सभी मिलजुल कर एक दूसरे को मदद करके पढ़ते हैं शिक्षण। और संवादात्मक दृष्टिकोण को अपनाएगा, बच्चे को डांटेगा नहीं कि मत पूछो सवाल, बोलेगा कि अच्छा, क्या उससे बातचीत करेगा कि तुम्हारी समस्याओं को समझने की कोशिश। ठीक है? साथ में ही शिक्षण को निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। अंत में हम पहुंच गए हैं और अंत में पहुंच के क्या हो गया, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा और प्रबंधन है। ये गोल ओरिएंटेड, बिना लक्ष्य का कोई भी शिक्षण नहीं संभव है। और साथ में इसकी मैनेजमेंट है, स्कूल का पूरा समय मैनेजमेंट है। आप देखेंगे कि एग्जाम लेने वाले लोग होते हैं, घंटी बजाने वाला लोग होता है, गेट खोलने वाला लोग होता है, क्लास कौन किसकी क्लास होगी वो तय करने वाले लोग, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट काम। और शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों में सहभागिता के माध्यम से छात्रों में स्थायी परिवर्तन। बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, चेंज कौन सा होगा, परमानेंट चेंज होगा। हम किसी में पढ़ाई के माध्यम से परिवर्तन चाहते हैं, टेम्पररी परमानेंट, टेम्पररी चेंज या परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज चाहते। ठीक है? इसी के साथ शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का कुशलतापूर्वक उपयोग है। तो उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना जो सीखने में सहायक हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो सीखने के लिए लोगों को प्रेरित करे, जब पढ़ाई बोझ ना बने, पढ़ाई मौज बन जाए, है ना? और इसके बाद अंततः ये पूरी प्रक्रिया है। शिक्षण शिक्षण जो है वो अंततः अधिगम में फलीभूत होता है। जब शिक्षण को हम तभी शिक्षण मानेंगे कि कंप्लीट हुआ जब वो लर्निंग में चेंज हो। जब वही बात अभी मैं पीछे भी कह रहा था कि यदि कोई बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है और इस समय इसकी जो मानसिक अवस्था थी या तो मानसिक क्षमता थी, वही क्लास 10 तक भी रहे, तो क्या हम समझेंगे कि यहाँ लर्निंग हुआ है, कुछ सीख पाया है? नहीं सीख पाया। तो टीचिंग तभी सफल होगा जब वो टीचिंग लर्निंग में चेंज हो जाए, अधिगम में परिवर्तित हो, बच्चा सीखने लगे, है ना? तो टीचिंग एक प्रक्रिया है, टीचिंग के माध्यम से लर्निंग होती है और टीचिंग और लर्निंग इन टीचिंग और लर्निंग का एक दूसरे से अंतर संबंध है, इंटरडिपेंडेंट है। शिक्षण से अधिगम होगा और अधिगम के माध्यम से ही हमें पता चल पाएगा कि शिक्षण हुआ है। ठीक है? शिक्षण एक प्रक्रिया से गुजरता है और उस प्रक्रिया के उपरांत लर्निंग होती है। ठीक है? शिक्षण जब होता है, शिक्षण का मतलब ये हुआ कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जब एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम शिक्षण करवाते हैं और जब शिक्षण शुरू होता है तो एक प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है। सीखने सिखाने के विभिन्न तौर तरीकों का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर बच्चों के स्पिरिट ऑफ जॉय, है ना, आनंद आता है बच्चों को सीखने में। मतलब होना चाहिए एक प्रक्रिया तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आनंद आए बच्चों को। विडंबना ये बात है कि हमारे देश में स्कूल जाने से अभी भी डरते हैं, जबकि स्कूल में तो मजा आना चाहिए। तो बेसिकली प्रक्रिया जो है वो रचनात्मक प्रक्रिया है और अंततः जब लर्निंग होगा, जब अधिगम हो जाएगा, शिक्षण टीचिंग का मतलब होता है दोस्तों शिक्षण और लर्निंग का मतलब होता है अधिगम हिंदी में।
और जब अधिगम कंप्लीट होगा तब हम जब अधिगम तब कंप्लीट मानेंगे, या तो हम तब मानेंगे कि लर्निंग हुआ है जब उसको नया अनुभव प्राप्त या कुछ नया। समझे क्या बातचीत? पूरी बातचीत में जितनी भी बातचीत हुई उसको एक बार सम अप कर देता हूं। सम अप में आपने शिक्षण के बारे में समझा, आपने शिक्षण के बारे में समझा कि शिक्षण क्या है, क्यों है, किसके लिए है और किसके द्वारा है। अब पूरा का पूरा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड इसी पर केंद्रित है। और आपको बस इतने ही चीजें ध्यान रखनी है। पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड आपको सिंप्लीफाई करके इन 4 फैक्टर्स पर ही आपको सीमित कर दूंगा, और फिर एक-एक चीज आपको समझ कि आखिर क्या है, क्यों है, किसके लिए, किसके द्वारा, बार-बार ये बातें रिपीट हो। ठीक है? फिलहाल के लिए प्रभावी शिक्षण पर हमने बात की। प्रभावी शिक्षण पर जो बातें की उसको ध्यान में रखिएगा। और प्रभावी शिक्षण से दोस्तों एक सवाल आता ही आता है, नेट में तो आता है, तो आप इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मानिए। तारा लगा लीजिए, चाँद जो लगाना है लगा लीजिए। बाकी अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अखरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड को आगे देखेंगे। ठीक है? तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में।